Sinha ji, जी, congratulations on the DDC elections. The BJP has won 75 seats, 75 seat BJP ko, with almost 5 lakh people voting for the BJP. Gupkar Alliance has got 110 seats with 2.8 lakh votes and some 50,000 votes for the PDP. Independents को भी almost 1.7 lakh votes मिली हैं, which is a large number. आपको ये सारे चुनाव और चुनावों के रिजल्ट आप कैसे इनको देखते हैं? मुझे लगता है कि जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और मुझे प्रसन्नता है, आई एम वेरी हैप्पी कि वायलेंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और अगर आप याद करेंगे तो शायद यहाँ के लोगों को याद नहीं है कि बिना किसी हिंसक घटना के चुनाव यहाँ कभी हुआ हो, शायद ये पहला चुनाव है। दूसरी बात, जिस तरह से लोगों ने मतदान किया, द पोलिंग परसेंटेज, इट वाज जस्ट डबल इन कंपैरिजन टू द लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। 3-4 चुनावों के कंपैरिजन आप करेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार 2018 में जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो साउथ कश्मीर की 90% सीटें खाली रह गई थी, वैकेंट रह गई थी। इस बार 95% सीटें भर गई हैं हर जगह की। तो जो वैकेंसीज थी वहाँ भी हमने चुनाव कराए। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जम्मू कश्मीर की ये थी कि देश में जब पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई तो हर स्टेट में 3 टियर सिस्टम था, जम्मू कश्मीर में 2 टियर सिस्टम था। वो अमेंडमेंट हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ के कानून में, और 3 टियर सिस्टम लागू किया। और मैं मानता हूँ कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड था, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर यहाँ के एमएलएज लोग हुआ करते थे। अब जो नया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वो सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर आपने चुनाव के दौरान लोगों की बात सुनी होगी तो उत्साह से लोगों ने कहा कि हम अपने विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो 2 बात मैं कहना चाहूँगा, एक, भारी संख्या में मतदान हुआ है, दूसरा बिना किसी हिंसा के हुआ है, तीसरा निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ है। पीएजीडी के भी कुछ नेताओं ने कल टेलीविजन चैनल पर यह बात कही है कि ये चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ है। जी 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 इसके बावजूद ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं दिस इलेक्शन वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कह रहे हैं इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं आपको पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं ले जाना चाहता, बट एज समवन हु हैज टेकन केयर ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस इलेक्शन, ओमर अब्दुल्ला's कमेंट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है that this election was about rejecting the unconstitutional decision to abrogate 370. So the result is being given a spin by vested interest, और कहा जा रहा है जो रिजल्ट है चुनाव के, ये 370 के हटाए जाने की रिजेक्शन है। What do you have to say about this, Mr. Sinha? एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अभी कुछ विदेश से भी पत्रकार आए थे, न्यूयॉर्क से, जर्मनी से लोग आए थे, वो भी देख करके गए हैं। उन्होंने भी जो रिपोर्टिंग की है कि ये चुनाव बहुत ही निष्पक्ष ढंग से हुए हैं। और जो गुपकार अलायंस के प्रवक्ता हैं श्री सज्जाद लोन, कल किसी चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया भारत सरकार को, एलजी जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुए। दूसरी बात, जहां तक 370 के रिजेक्शन का सवाल है, मैं मानता हूं कि 370 को अगर रिजेक्ट करते लोग तो शायद चुनाव में इस मतदान में लोग हिस्सा नहीं लेते। मतदान में भारी संख्या में हिस्सा लेना मतलब भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करना। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अभी डीडीसी इलेक्शंस के बाद, बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन के समर्थन के साथ उन्हें आशा है कि 370 वापस लगाई जाएगी जम्मू और कश्मीर में।
अब ये कमेंट जो थी, ये कोई छोटी मोटी कमेंट नहीं है। ये सारे इस तरह के कमेंट हैं जो अक्टूबर में किए जाते हैं, मगर 2 महीने बाद भी इस पर बातचीत चलती रहती है। अब ऐसे लोगों को, कितने भी वरिष्ठ हो, ये बहुत वरिष्ठ है, मगर इनको खुली छूट क्यों दी आपकी सरकार ने? ऐसे कमेंट करने के बावजूद खुली छूट क्यों दी गई है फारूक अब्दुल्ला को? मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि एक तो खुद ही कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा नहीं था। ये उनको विचार करना है कि इसमें कौन सा उनका बयान सच है। दूसरी बात, ये देश अपेक्षा रखता है कम से कम ऐसे लोगों से जिन्होंने भारत के संविधान की कभी शपथ ली थी, जो संवैधानिक पदों पर रहे, वो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। ये मेरी सलाह होगी और मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक 370 और 35A का सवाल है, ये देश को पता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है कि भारत की संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इसका एब्रोगेशन किया है और बिना भारत की संसद के अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है फिर से उसे लाने का। तीसरी बात, इसमें से कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, जुडिशियरी के प्रति इस देश के लोगों का बहुत भरोसा है। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे लोग इंतजार करें, अपने मुकदमे की पैरवी करें सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। तीसरी बात, राजनीति की आज़ादी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की लोगों को आज़ादी है। आप डिसेंट अपना दे सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं, मनोज सिन्हा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कोई आवाज़ यहाँ नहीं सुनी जाएगी और उसके खिलाफ कानून और संविधान के दायरे में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिन्हा जी, आप इन 2 जो राजनीतिक फैमिलीज हैं, अब आपकी पार्टी भी, जिस पार्टी में आप रहे हैं, और देश की जनता भी आजकल परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ है, मगर कश्मीर घाटी में तो 4-5 दशकों से 7 दशकों से परिवारवाद ही चल रहा है। मनोज सिन्हा जी, आप इन 2 परिवारों को कैसे हैंडल करेंगे? एक या परिवारों को हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है वो सुधरने वाले तो नहीं है। जैसे आप शायद अगस्त 2020 में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद आपने संभाला और उसके तुरंत 24 अक्टूबर को यह कंट्रोवर्सी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, एज लॉन्ग एज आवर फ्लैग इज नॉट रिटर्न्ड वी विल नॉट होल्ड एनी अदर फ्लैग। मतलब शी वॉज इंसल्टिंग द ट्राई कलर। भारत को तोड़ने की, हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे तिरंगे के खिलाफ इस तरह के भाषा का प्रयोग की जाए और फिर भी इनको खुली छूट क्यों दी जाए? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या कश्मीर घाटी में राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को टॉलरेट करें? आपने कई प्रश्न एक साथ पूछ दिए हैं जी। पहली बात मुझे ये कहनी है कि मेरे लिए कोई परिवार महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग महत्वपूर्ण हैं और उनके सुख दुख और उनकी तरक्की की चिंता करना ये मेरा दायित्व है। किसी एक परिवार की चिंता करना ये मेरा काम नहीं। राजनीति के जो दोष हैं मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तीसरी बात कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और किसी को ये अनुमति नहीं होगी कि वो तिरंगे का अपमान करे, भारत के संविधान का अपमान करे या भारत देश का अपमान करे। कानून निश्चित रूप से अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा और उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। Did you detain PDP leaders before result? कोई डिटेनमेंट नहीं हो रहा है। क्या आपने PDP के नेताओं को रिजल्ट के 1 दिन पहले डिटेन किया था? गवर्नर साहब, आपके खिलाफ आरोप था that you are on an arrest spree 1 day before the results. नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये कुछ सेंट्रल एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन है जिस आधार पर 3 लोगों को सेंट्रल एजेंसीज की सूचना पर पुलिस ने रखा है, सम्मानपूर्वक रखा है और मुझे लगता है कि कल तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनके खिलाफ क्या सूचना थी। ये जो चुनाव हुए हैं
और जो सक्सेसफुली हुए हैं, और एक तरह से चुनाव के नतीजे भी ऐसे हैं कि कोई जो गुपकार अलायंस है वो भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उनको ये मानना पड़ेगा कि जितने सीटें उनको मिली हैं वो भी छल से मिली है, इसलिए वो ये कह नहीं सकते कि इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें कोई सवाल उठाया जा सके। पाकिस्तान का आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस सिचुएशन में कि जहां पे इस तरह से चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, दुगनी टर्नआउट हुई है, श्रीनगर में तीन गुनी टर्नआउट हुई है, मगर पाकिस्तान तो इसको किस नजरिए से देखेगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा? आपको क्या लगता है उनकी रिस्पॉन्स क्या रहेगी? बिकॉज दे विल बी वेरी रैटल्ड विद दिस विजन, they will be very rattled with the completion of a successful election process in the Kashmir Valley particularly. Don't you think so? Yeah, you are right. You are right, Mr. Arnav. Just I will एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बैक टू विलेज प्रोग्राम में कर रहा था तो अपने एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर से मैंने पूछा कि व्हाट इज योर रिपोर्ट अबाउट बैक टू विलेज। तो उसने एक बड़ी मजेदार बात मुझे कही कि सर जिस कार्यक्रम की चर्चा पाकिस्तान में होने लगे समझिए कि वो कार्यक्रम बहुत सफल है। तो बैक टू विलेज की चर्चा पाकिस्तान में बहुत हो रही है, इसलिए मैं मानता हूं कि कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। मैं मानता हूं कि कोशिश बहुत किया है उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की, लेकिन फोर्सेस की सतर्कता के कारण पूरी तरह से वो विफल रहे हैं। और ये चुनाव मैं कह सकता हूं कि करारा तमाचा है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को। Prosperity of people on the ground, people from Jammu and Kashmir going to other parts of India, people from other parts of India coming to Jammu and Kashmir, so they might try to sow the seeds of insecurity. ये जो आरोप है that the central government is trying to create a demographic change on the ground, ये कश्मीर को आइसोलेट करने की कोशिश है। जम्मू और कश्मीर को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने ये बात सब तरह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डेमोग्राफिक चेंज ऑन द ग्राउंड। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट एंड हाउ डू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली इन द कश्मीर वैली रिस्पॉन्ड टू इट, गवर्नर सिन्हा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बौखलाहट में दिया हुआ बयान है, जहां पर लोगों के खाने के लाले पड़ गए हों। मुझे लगता है कि वो ध्यान अपने खिलाफ आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और उसे कोई सीरियसली लेता नहीं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कितनी बार आपसे बात करते हैं? गृह मंत्री कितने इन्वॉल्व हैं? हाउ इन्वॉल्व आर द बिगेस्ट लीडर्स इन दिल्ली on the issues concerning Jammu and Kashmir? Can you tell us more about that? मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए निरंतर सहायता भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। और जब भी कोई ज़रूरत होती है निसंकोच मैं उन्हें बताता हूं। और उस निश्चित रूप से अभी तक ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जो भी मदद हमने मांगी है केंद्र सरकार से वो प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से उपलब्ध कराई है। गृह मंत्री जी का जहाँ तक सवाल है तो प्रधानमंत्री जी से हफ्ता में शायद एक बार हम बात करते हों 10 दिन में, लेकिन गृह मंत्री जी से संभवतः रोज ही एक बार या 2 दिन पर एक बार बात करके हम लोग रोज स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, उस हिसाब से निर्णय करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी से भी निरंतर मैं संपर्क में रहता हूं और ख़ास तौर से सुरक्षा से रिलेटेड जितने मसले हैं उस पर उनसे राय मशविरा करता रहता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के लिए निश्चित रूप से उनके मन में जो सपना है, जब उन्होंने मुझे भेजा तो यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर देश के सबसे प्रॉस्परस यूटी और स्टेट्स में गिना जाए, ये काम करके आओ और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेशन हो जाए, ये काम तुमको दिया है हमने। मनोज सिन्हा जी, व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल करूं आपसे मैं, जैसे जितने लोग जानते हैं कि you are a politician in your prime, you were, at least I'll tell you, before you became Lieutenant Governor, you were a politician in your prime. Then you have come as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. It's a different challenge, a different personal challenge for you, a different professional challenge for you.
What are you hoping to achieve personally as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir? Everyone sets themselves certain targets. You're known to be a target-focused person. What is your specific target? If I were to ask you, say, a few years from now, when you leave the chair of Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor, what would you have wanted? What would you want to certainly have achieved? What is a no compromise achievement that you've set for yourself? मैं दो तीन बात बताता हूं, मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट हो जाएगा। एक, जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन कराना, जितनी मेरी क्षमता और योग्यता है, मैं कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा कि इस काम को मैं ईमानदारी से करूं। दूसरा, ये प्रॉस्परस स्टेट हो, यहाँ इंडस्ट्री आवे, यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिले। तीसरा, एंटी इंडिया कोई भी अभियान यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। केवल ये तीन मेरा संकल्प है और मैं जब यहाँ से जाऊं तो इन तीनों कामों को पूरा करके जाऊं, यही मेरी प्रार्थना है। मां वैष्णो देवी के बगल में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं। Manoj Sinha ji, I hope you are successful. Viewers, as you've seen, he's a straight-talking man. He's very clear. The present Jammu and Kashmir Lieutenant Governor is a man of few words, but he's got a straight target. I hope you are successful. आप पूरी तरह से सफल हो, यही हम चाहेंगे, गवर्नर जी. And thank you very much for joining me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you.